हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 5 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उससे लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है मेधा पाटेकर, सेकंड है सुंदरलाल बहुगुणा, थर्ड है राजेंद्र सिंह और फोर्थ है पीसी जोशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, राजेंद्र सिंह जो है वो तरुण भारत संघ के प्रधान हैं। और मेधा पाटेकर का जो संबंध है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है वर्षा का कम होना, सेकंड है वृक्षों का आवरण कम होना, थर्ड है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, फोर्थ है नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का प्रयोग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हैंडपंप का उपयोग हो रहा है, इसलिए भौम जल स्तर, जिसे हम भूमिगत जल भी कहते हैं, उसका स्तर जो है वो गिर रहा है, यानी कमी हो रही है उसमें। अगला प्रश्न है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सेकेंड है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, थर्ड है एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल और फोर्थ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो रसायन अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और इससे जो सर्वाधिक प्रभावित देश है वो देश है नॉर्वे। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? अलवण जल यानी कि जो जल खारा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है नदियां, सेकंड है झरने, थर्ड है ग्लेशियर या हिम नदी और फोर्थ है जलप्रपात। तो जो सर्वाधिक अलवण जल की मात्रा या प्रतिशत है वो पाया जाता है आपका ग्लेशियर में, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है जल एक सार्वभौमिक विलायक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। सेकंड है इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। थर्ड है जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है और फोर्थ है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। तो इसमें से हमें गलत कथन का चयन करना है, जो कि है ऑप्शन थर्ड, जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है और यहाँ पर 100 दिया गया है, जो कि गलत है। और यह जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों में मौजूद होता है, इसलिए फोर्थ भी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। सेकंड है पितृवंश परिवार, जिसमें रीता के पिता मुखिया है। थर्ड है एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। और फोर्थ है संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि उसके माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा और उनके परिवार भी एक साथ रहते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त परिवार हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है दूसरे पशुओं का मांस, सेकंड है घास एवं शाक, थर्ड है फल और फोर्थ है अनाज। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकेंड, घास एवं शाक खाते हैं ऐसे पशु जिनके आगे के दांत चौड़े चपटे होते हैं। और जबकि मांसाहारी जो होते हैं, आपने देखा होगा शेर वगैरह के जो दांत होते हैं वो गाय के दांत से कुछ अलग होते हैं। तो यह जो विशेषता दी गई है यहाँ पर गाय वगैरह यानी जो शाक खाते हैं, घास खाते हैं, ऐसे जानवरों की दांतों के बारे में बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हेलोफाइट, सेकंड है मीसोफाइट, थर्ड है जेरोफाइट और फोर्थ है हीलियोफाइट।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, इसे हम लोग हेलोफाइट कहते हैं, या फिर जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं लवणोद्भिद। तो देखिए ऑप्शन में आपको नाम ऐसे भी दिया जा सकता है, या फिर हिंदी में भी दिया जा सकता है, या फिर दोनों में ही दिया जा सकता है। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। मीजोफाइट ऐसे जगहों पे उगने वाले पौधे हैं जो कि जहाँ की भूमि जो है ना ज्यादा शुष्क होती है और ना ही ज्यादा ठंडी होती है, ज्यादा गीली भी नहीं होती। जेरोफाइट यानी जो मरुस्थलीय पौधे, जो मरुस्थल में रेगिस्तान में उगते हैं, उसे हम लोग जेरोफाइटिक पौधे कहते हैं। तो आप लोग इन चीजों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है आंध्र प्रदेश और फोर्थ है कश्मीर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, महाराष्ट्र में चित्रकाठी नामक चित्रकला बनाई जाती है। देखिए पिछली बार यह क्वेश्चन जो था वो थोड़ा अलग पूछा गया था। ज्यादातर सीटेड में क्या पूछा जाता था, या तो फिर मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपसे पूछा जाता था, या फिर वर्ली चित्रकला के बारे में पूछा जाता था, लेकिन चित्रकाठी जो है वो थोड़ा अलग है। अगला प्रश्न है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ऑप्शन फर्स्ट है संथाली जनजाति, सेकंड है गद्दी जनजाति, थर्ड है गोंड जनजाति और फोर्थ है सहाविया जनजाति। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, गद्दी जनजाति जो है वो मूलतः कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। ऑप्शन फर्स्ट है सतरिया नृत्य, सेकंड है रॉफ नृत्य, थर्ड है चेराओ नृत्य और फोर्थ है गरबा नृत्य। तो हम लोग जानते हैं गरबा कहाँ का है, गरबा गुजरात में होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो थर्ड है वो सही हो जाएगा, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। चेराओ नृत्य जो है यानी डांस जो है वो मिजोरम में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है कश्मीर से बंगलौर, सेकंड है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, थर्ड है मिजोरम से गुजरात, फोर्थ है महाराष्ट्र से मणिपुर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो कौन सा है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है सन 2000 में, सेकंड है 1998 में, थर्ड है 2006 में और फोर्थ है 2003 में। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कल्पना चावला का जो निधन है वो जनवरी 2003 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कौवे, सेकंड है वसंत गौरी या इसे हम लोग बारबेट भी कहते हैं, थर्ड है शक्कर खोरा या सनबर्ड, फोर्थ है दर्जिन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, वसंत गौरी जो है वो पेड़ के तने में अपना घोंसला बना के रहती है। और 4 जनवरी के पेपर में यही आपका पक्षी से एक क्वेश्चन आया था जो कि शक्कर खोरा के बारे में पूछा गया था, यानी सनबर्ड जिसे हम सूर्य पक्षी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, वैश्विक महामारी के समय में यानी जो कोरोना का काल था, जिस समय कोरोना का प्रकोप ज़्यादा था, उसके समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है यह दृष्टिवर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है, सेकंड है यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, ऑप्शन थर्ड है इससे भूख बढ़ती है और फोर्थ है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, यह क्या करता है, संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। दृष्टि को ज़्यादा अच्छा करने वाला जो विटामिन होता है वो है हमारा विटामिन ए। दांतों और अस्थियों के लिए विटामिन डी अच्छा होता है। ऑप्शन फोर्थ हमारा विटामिन सी के लिए सही है। अगला प्रश्न है, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, सेकंड है प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, थर्ड है विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। देखिए इसमें बहुत सारे लोगों ने गलतियां भी की थी, बहुत लोगों ने उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन जो फोर्थ है उस पे लगाया, लेकिन यह नहीं होगा। अगर केवल ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड की बात की जाए तो ये हमारा हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जो सेकेंड दिया गया है कि प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि शिक्षक ने क्या कहा, इस विषय पर चर्चा करने को कहा है। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी में जो भी विचार हैं, जो भी उनके अंदर जितना वो समझ पाए हैं, वो उन चीजों का व्यक्त करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के अध्यापक एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? ऑप्शन फर्स्ट है वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, सेकेंड है संप्रेषण एवं चरों की पहचान, थर्ड है अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, फोर्थ है नक्शा बनाना एवं मापन करना। तो देखिए अगर आप कहीं भी विद्यार्थियों को लेकर जा रहे हैं, चाहे संग्रहालय में जा रहे हो, चाहे आप चिड़ियाघर की यात्रा कर रहे हो, चाहे आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हो कहीं भी, तो उसमें सबसे जो पहला कौशल आता है वो है अवलोकन। अवलोकन कौशल का विकास होता है बच्चों के अंदर, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन के लिए एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती हैं। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? ऑप्शन ए है प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है, बी है छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता, सी है छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, और डी है छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। केवल सी और डी जो है वो सही है। इसमें परिवार को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है और इसमें परिवार को शामिल करने के लिए कहा भी नहीं गया है। साथ ही हम यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्राइमरी स्कूल में प्रयोगशाला नहीं होता है इसलिए सामान घर से मंगाया गया है। इसका जो मेन जो कारण है, जो मुख्य कारण है वो ये है कि इससे छात्र जो होंगे सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण में भागीदार होंगे, साथ ही अपना जो स्थानीय ज्ञान है, जो घर परिवार में जो भी चीज़ों को वो देखते हैं, जिनसे वे परिचित हैं, उससे स्कूल के ज्ञान को संपादित कर सके, जोड़ सकें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? ऑप्शन फर्स्ट है पदार्थ, सेकंड है हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं, थर्ड है प्राकृतिक संसाधन और फोर्थ है भोजन का संरक्षण। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड। प्रश्न संख्या 20 है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानता, सेकंड है जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, थर्ड है बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा और फोर्थ है जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो देखिए ईवीएस में कहीं भी दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा पर चर्चा नहीं की गई है, इसलिए बाकी के 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारियां दी गई है, सेकेंड है समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, थर्ड है रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, फोर्थ है सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल अधिगम के लिए पाठ्य पुस्तक का ही उपयोग हम लोग करें, और इसलिए हमें पाठ्य पुस्तकों की विशेषता यह भी नहीं है कि इसमें केवल बहुत सारी जानकारियां दी गई होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, रटने द्वारा सीखने को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि ईवीएस की अगर आप पाठ्य पुस्तक को देखेंगे तो ठीक वैसा ही है जैसा कि बच्चे आम बोलचाल की भाषा में अपने निजी जीवन में प्रयोग करते हैं, वैसा ही कुछ इसमें दिया गया है ताकि बच्चों को रटने की जरूरत ना हो। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं, सेकंड है विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है,
थर्ड है कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है। फोर्थ है शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। तो जहां कहीं भी शिक्षकों को आसानी जिसमें हो, जिसमें ज़्यादा सुविधा हो, वो ऑप्शन हमारा कभी सही नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो हमारा अलग हो गया। और हम यह भी नहीं कह सकते कि केवल आनंद के लिए, केवल बच्चों को मजा आ रहा है इस वजह से हम कहानी देते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा वो सही होगा। इसमें कहानियों को पढ़कर, उनके पात्रों को देखकर बच्चे ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे खुद उन्हीं की कहानी दी गई है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिदिन, सेकंड है प्रति माह, थर्ड है 6 महीने में और फोर्थ है वर्ष के अंत में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि हम सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं, यानी जो लगातार चले, सतत हो। ये नहीं है कि वार्षिक या फिर अर्धवार्षिक परीक्षाओं को हम उतना वरीयता नहीं देते हैं, या फिर जो मंथली होते हैं उसको भी ज़्यादा वरीयता नहीं देना, बल्कि पठन पाठन के क्रम में ही हमें मूल्यांकन भी करते रहना है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है बहुबुद्धि, सेकंड है अवलोकन से सीखना, थर्ड है व्यक्तिगत सीखना और फोर्थ है सहपाठी द्वारा सीखना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, सहपाठियों द्वारा सीखने को वंचित हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप क्लास में शांति चाहते हैं तो अगर बच्चे एक साथ समूह में सीखेंगे, अपने सहपाठियों से सीखेंगे, तब तो आपकी शांति बिल्कुल भंग होगी, शांत तो रहेगा नहीं क्लासरूम, ये तो निश्चित है। इसलिए ऐसा करके वह क्या कर रही है अध्यापिका? सहपाठियों द्वारा सीखने को वंचित कर रही है। प्रश्न संख्या 25 है, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? ऑप्शन ए है उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो, बी है उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, सी है छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हमें संख्यात्मक यानी जो ग्रेडिंग प्रदान करता हो, जो नंबर प्रदान करता हो, उन चीज़ों से दूर हटना है, बल्कि उसके विचारों को जो गुणात्मक है, जो गुणात्मक चीज़ मौजूद है, या फिर उनके जिन अनुभवों का भी मूल्यांकन, जो कि संख्या में तो हो नहीं सकता कि बच्चे के पास कितना अनुभव है इसका संख्यात्मक मापन 2 अंक 4 अंक ऐसे तो दे नहीं सकते, तो उनका गुणात्मक मापन भी या फिर आकलन होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी और सी हमारा सही हो गया। हम केवल संख्यात्मक को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न है, भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रकृति को बढ़ावा देगी? ऑप्शन फर्स्ट है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन, सेकंड है छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना, थर्ड है भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, फोर्थ है छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, छात्र जो है या फिर जो बच्चे हैं वो उनके परिवार में कौन सा भोजन पसंद किया जाता है, या फिर उनके आस पड़ोस में कौन सा भोजन लोग पसंद करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं, और किस भोजन को अच्छा माना जाता है, क्यों माना जाता है, इन सबों पर जब वो चर्चा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, ज़्यादा उनमें अन्वेषण यानी खोज की प्रकृति की बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा सक्रिय होंगे, उनका जो ज्ञान है वो अपने जो निजी जीवन है उससे जुड़ा हुआ होगा। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया गया है, इसे स्थान देने का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, बी है विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, सी है वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, यानी ए बी सी तीनों ही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। देखिए ऑप्शन ए है यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, सेकंड है प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है, थर्ड है यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, फोर्थ है आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। यह क्या है, पाठ्य योजना इकाई योजना में हम क्या करते हैं कि यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, मतलब पहले से ही यह पूर्व निर्धारित होता है। इसमें फिक्स्ड नहीं है कि केवल 10 ही होगा या फिर 10 से अधिक ही होगा, या यह भी नहीं है इकाई योजना में कि प्रत्येक पाठ के लिए क्रियाकलाप का ब्यौरा मात्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? यानी जिन बच्चों को भाषा सीखने में कठिनाई है उसको कैसे सिखाया जाए। ऑप्शन फर्स्ट है, उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए। ऑप्शन सेकंड है, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। थर्ड है, श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। और फोर्थ है, विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। तो देखिए यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि बच्चे को देखने में समस्या है। अगर देखने में समस्या होती तब हम उसे स्पर्श करने वाले विषय वस्तु को देते, ऐसा ब्रेल लिपि वगैरह का उपयोग करते। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। जिन्हें भाषा सीखने में प्रॉब्लम है उन्हें चित्रों के माध्यम से, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न है, थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। सेकंड है, यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने या पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। थर्ड है, यह अध्याय सामूहिक यानी टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। और फोर्थ है, यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ए बी सी डी, ये जो जितने भी चारों हैं ऑप्शन, ये इसका सही आंसर है। देखिए आज ही ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि आज हमने लिया था, और इनमें से आपने कितना सही किया आप हमें कमेंट करके बताएं। देखिए हो सकता है आपको हमारी क्लास की स्पीड ज़्यादा लग सकती हो, आपको लग सकता है कि काफ़ी तेज तेज बोला जा रहा है, लेकिन आप एक बार गौर कीजिए, अगर आप 30 प्रश्न पर 30 मिनट देते हैं तो क्या आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय 1 मिनट में एक प्रश्न सॉल्व कर लेंगे? उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और यही वजह है कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते, बावजूद कि वो आंसर जानते हुए। इसलिए आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा, या तो आप सीडीपी वगैरह में अपना स्पीड बढ़ाइए, ईवीएस में बढ़ाइए, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हैं वहाँ आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए। आपको ज़्यादा जल्दी करना होगा, तभी आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि पिछली बार तो थोड़ा और अजीब सा क्वेश्चन आया था, थोड़ा पिछले की तुलना में मुश्किल क्वेश्चन आया था, तो इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि मैथ्स के क्वेश्चन करते समय आपका टाइम न चाहते हुए भी ज़्यादा होगा। इसलिए इन प्रश्नों को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और अगर आपके एग्जाम तक मैं ये सभी को कंप्लीट ना कर पाई, या फिर ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगता है कि आपको एक साथ पूरा पेपर देखने को चाहिए कि कैसे मैं कितना सॉल्व कर पाती हूँ, कितना नहीं कर पाती हूँ, टाइम मैनेजमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो इसके लिए एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं आप सबों को अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराऊंगी। आप उनको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा अपना टाइम मैनेज कैसे कर पाते हैं आप लोग। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।